ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सऊदी वली अहद की आमद पर बेहद खुशी है। सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करेंगे। मुआहदे के तहत सऊदी अरब अमेरिका से तकरीबन 300 जदीद टैंक भी खरीदेगा, जबकि इस दफाई ताउन से दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाक भारत जंग मैंने रुकवाई, सऊदी वली अहद का अमेरिका में $600 अरब सरमायाकारी का ऐलान। ट्रंप का कहना है कि सऊदी अरब से सरमायाकारी का मतलब वॉल स्ट्रीट में पैसा है। अमेरिका ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दिया। 28वीं आईनी तरमीम पर कोई बात हुई तो सबके सामने लाएंगे। राना सनाउल्लाह के बाद वजीर इत्तलात अता तारड़ ने भी तस्दीक कर दी। कहा, जब जरूरत होती है तो तरामीम की जाती है। एमक्यूएम की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात पर तजावीज़ को सपोर्ट किया। कोशिश होगी कि बल्दियाती इदारों को डायरेक्ट फंड दिए जाएं। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है। इस पर अपोजिशन की जानिब से कोई एहतजाज नहीं हुआ। बुखला की जानिब से भी कोई बात सामने नहीं आई। बुज़दिल डरपोक मोदी बुरी तरह जंग हारा। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का स्टैंडर्ड सबके सामने है और मोदी दुनिया से मुंह छुपा रहा है। शेमन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मोदी को ललकार। कहा, अमेरिका और दीगर ममालिक उन्हें याद दिलाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। दुनिया का कोई भी फोरम हो, भारत वहां से भाग रहा है। भारत पाकिस्तान और कश्मीर के भाईचारे को नुकसान पहुंचाता है। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंगे भी हारे और अब साजिश भी हारोगे। आजाद कश्मीर के अवाम को उनके हुकूक दिलाएंगे। कश्मीर के लोगों के मसाइल का हल जरूर निकलेगा। खैबर पख्तूनख्वा की जमीन दहशतगर्दों पर तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत फितना अल ख्वारिज के 38 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। 15, 16 और 17 नवंबर को 4 अलग अलग कार्रवाइयां की गई। ISPR के मुताबिक जिला बाजोड़ में ख्वारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया, जिसमें 11 खारजी दहशतगर्द मारे गए। बन्नू में मजीद 12 खारजी दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाची में 10 ख्वारिज हलाक हुए। गिरोह का सरकर्दा कमांडर आलम महसूल भी मारा गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में मजीद 5 दहशतगर्द मारे गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्स से खराज तहसीन पेशावराना सलाहियतों को सराहा। और पाकिस्तानी टीम ने ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तानी टीम ने 148 रन का हदफ 19.2 ओवर्स में गिरते पड़ते हासिल किया। मोहम्मद नवाज 21 और उस्मान खान 37 रन के साथ नॉट आउट रहे। फखर जमान 22, साहबजादा फरहान 16 और साइम अयूब 22 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। सलमान अली आगा 1 रन जबकि बाबर आजम बगैर खाता खोले आउट हुए। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 144 रन बनाए थे। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। आज की बड़ी खबर, और वो है वाकई बड़ी खबर, वॉशिंगटन से आई है, जहां ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हुई है मुलाकात, जिसका सबको इंतजार था, अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। बिल्कुल फैसल, कल तो हमने ये बताया ही था अपने व्यूअर्स को कि मुलाकात दिफा, तवानाई और मसनूई जहानत वाले शोबों में इंतहाई अहम साबित होने वाली है। और आज व्हाइट हाउस ने वाकई बड़े फैसलों की बारिश भी कर दी है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही कि अमेरिका ने सऊदी अरब के लिए बड़ा दिफाई पैकेज मंजूर कर लिया है। अब सऊदी अरब को F-35 मिलेंगे, जदीद तरीन लड़ाका तैयार है। साथ ही अमेरिका से 300 टैंक खरीदने का भी फैसला कर लिया है। फैसल, F-35 डील तो पहले ही दुनिया भर में तवज्जो का मरकज थी, लेकिन आज एक और बड़ी पेशरफ मैं आपके साथ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो ये कि अमेरिका और सऊदी अरब सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के तारीखी मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए हैं। ये सऊदी अरब के शहरी न्यूक्लियर प्रोग्राम का शायद सबसे मजबूत कदम साबित भी हो सकता है। और यही नहीं, अभी आगे भी देखिए, दोनों मुल्कों ने AI से मसनूई जहानत यानी कि बड़े MOU पर भी दस्तखत कर दिए हैं। इसके तहत सऊदी अरब को जदीद तरीन अमरीकी AI सिस्टम्स तक बराह रास्त रसाई मिलेगी और ये विजन 2030 के लिए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बिल्कुल गेम चेंजर तो है ही, और साथ ही साथ क्रिटिकल मिनरल्स का फ्रेमवर्क भी है, और जिस पर आज इत्तफाक हुआ है। और दुनिया में अहम मादनियात की सप्लाई चीन पहले ही एक बड़ा इशू बनी हुई है, और अब अमेरिका ये चाहता है कि उसे मुस्तहकम रखा जा सके, तभी ट्रंप इसी पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक और बड़ा ऐलान,
सऊदी वली अहद ने अमेरिका में सरमायाकारी को $1 खरब तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है। ये रकम, ये स्केल यकीनन दोनों मुल्कों के इक़्तिसादी ताल्लुकात को एक नए हाईवे पर ले जाएगा। यानी फैसल, मैं ये समझूं कि दिफा, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी, सप्लाई चेन, हर तरफ से बड़ी सरगर्मियां, इस मुलाकात के असरात सिर्फ अमेरिका और सऊदी अरब तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरा खित्ता इससे मुतासिर होगा। एब्सोल्युटली। तो आज के शुरू डेवलपमेंट का तज्जिया भी होगा और इसके असरात भी देखेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि F-35 तैयारों की खुसूसियात क्या क्या हैं। अच्छा, इसमें साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हैं। इसी से जुड़ी जो है ना ये स्टोरी भी है कि सबसे अहम चीज़ इब्राहिम अकॉर्ड में सऊदी अरब ने कहा है, मोहम्मद बिन सलमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जी ठीक है, हम उसमें शमूलियत की उन्होंने रजामंदी का भी इजहार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने इसको जोड़ा 1967 से भी। गुफ्तगू ज़रा थोड़ी सी आपको सुनवा भी देते हैं। तो जनाब, इसको किस किस तनाजुर में देखा जा रहा है और मुख्तलिफ रीजन्स में इसके क्या इम्पैक्ट होंगे ये तो हमें पता चलेगा, लेकिन इस वक्त वाशिंगटन में क्या माहौल है वो भी ज़रा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लेते हैं। फैसल शाह बकावी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ तो मॉर्निंग है आपके यहाँ ऑब्वियसली टाइम चेंज है। ज़रा बताइएगा उधर माहौल कैसा है? ये एक बहुत ही बड़ा मुआहिदा है सऊदी अरब का अमेरिका के साथ, क्या सोचा जा रहा है इस बारे में? के देखने वालों को गुड मॉर्निंग। यकीनी तौर पर अमेरिका और सऊदी अरब के सफारती ताल्लुकात के हवाले से 18 नवंबर एक गैर मामूली दिन रहा है। एक तो बहुत ही गैर मामूली वेलकम दिया गया मोहम्मद बिन सलमान को। 7 सालों बाद उन्होंने अमेरिका का ये दौरा किया है और इस दौरे के दौरान न सिर्फ उन्हें गन सलूट दिया गया बल्कि उन्हीं F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के जरिए से उन्हें फ्लाइट पास दिया गया, सलामी दी गई, जिनके लिए वह बहुत अरसे से डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि अमेरिका उनकी डील सऊदी अरबिया को दे देगा। साथ ही क्योंकि व्हाइट हाउस के अतराफ में हमने सऊदी जो अमरीकी सऊदी हैं उनकी भी एक तादाद देखी जो शहजादे के आने पर काफी खुश थे, उनके हाथों में सऊदी झंडे थे। वो इस मौके को एक बड़ा मौका करार दे रहे थे और कई लोगों से हमारी बात हुई तो वो सऊदी शहजादे की एक झलक देखने के लिए भी बेताब थे। तो ये तो एक माहौल था ऑब्वियसली, एक गैर मामूली किस्म का इस्तेमाल, जबरदस्त किस्म की घोड़ों के जरिए से सलामी, गर्मजोशी का माहौल यकीनी तौर पर देखा जा सकता था। फैसल, अब जरा इसमें जो चीदा गुफ्तगू हुई है, मैं डिफेंस पैक्ट और सब पे तो बात करूंगा, बट इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से हल्की फुल्की गुफ्तगू जरूर हुई है। क्या कंसीव किया जा रहा है? वो जो गुफ्तगू हुई है, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हाँ जी हम इसमें शामिल होंगे एंड ऑल दैट, लेकिन उसको उन्होंने मशरूत किया 2 स्टेट सोल्यूशन से, जिस पे फिर ट्रंप ने कहा कि जी 1 स्टेट 2 स्टेट सब पे बात हो रही है, आगे देखेंगे। तो कैसे इसको सम अप करेंगे? देखिए, गुज़श्ता ही हफ्ते कुछ कन्वर्सेशंस, गुफ्तगू के हवाले से अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि अमेरिकी सदर ये करार दे रहे हैं, सऊदी शहजादे से ये मुतालबा कर रहे हैं कि क्योंकि गजा पीस डील अब हो चुकी है और उसके बाद अब आपको इसराइल नॉर्मलाइजेशन की तरफ आना है, और सऊदी अरब से अमेरिका का ये मुतालबा सिर्फ एक मुल्क से मुतालबा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के पीछे इस्लामिक वर्ल्ड है। तो ये डिस्कशन तो है और बैकडोर चैनल से ये चीज कन्वे की जा चुकी है सऊदी अरब को, क्योंकि हमने यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली इजलास है उसकी साइड लाइन्स पर देखा कि सऊदी अरब और फ्रांस फलस्तीन कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे। उस वक्त अमेरिका को काफी नागवारी थी, डिस्प्लेयर था, एक तो खुशी नहीं थी, अमेरिका ने उसका बाइकआउट भी किया था। तो ये बहुत अहम है कि अब सदर ट्रंप क्रेडिट दायरा ले रहे हैं कि जी गजा की पीस डील मैंने करवाई है। फिर अब यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हो चुकी है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से, इजिप्ट को एक सेंट्रलाइज रोल दिया गया है। तो यकीनी तौर पर मामला उस तरफ आ रहे हैं और सऊदी शहजादा अपने अल्फाज में इस चीज को इंडोर्स कर चुके हैं कि हम इस जानिब आएंगे। लेकिन अगेन जो एक बहुत अहम मामला है वो 1967 के बॉर्डर्स की डिमांड कर रहे हैं कि उन्हीं बॉर्डर्स के तहत एक फलस्तीनी रियासत का क्याम, एक इसराइली रियासत का क्याम, तब ही इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात की बात होगी। लेकिन अब जो माहिरीन है जो इस मामले पर गहरी नजर रखते हैं वो एक तनकीदी पहलू ये भी करार दे रहे हैं कि शायद ये सिर्फ एक लिप सर्विस भी हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरबिया के लिए जो डेस्परेटली नीडेड थिंग्स थी वो सारी एड्रेस हो रही हैं। F-35 का प्रोग्राम, सिविलियन न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जिस पर कांग्रेस की बहुत ज्यादा अपोजिशन थी, और फिर जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं
जिन पर ज़ाहिर है कि अभी बातचीत बैकग्राउंड पे हो रही है, लेकिन अपरेंटली अमेरिका इस चीज़ को ऑन कर रहा है कि हम आपकी सिक्योरिटी के ज़ामिन हैं। लेकिन एक कतर वाला लेसन मौजूद है सऊदी अरबिया के पास, वहाँ पर भी अमेरिका की प्रेजेंस मौजूद थी, बेसिस थी। तो फिर सऊदी अरबिया एक डिफरेंट स्टाइल से अमेरिका के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। लेकिन ये जो इब्राहिमिक अकॉर्ड्स को ज्वाइन करने वाली बात एमबीएस ने की है, ये सॉलिड है और ये एक ग्रीन सिग्नल ऑब्वियसली उन्होंने दे दिया है, क्योंकि इसके बाद ना जब अमेरिका अपनी तरफ से 100% दे रहा है, तो दूसरी तरफ से वो सऊदी अरब से भी यही तवक्को कर रहा है। तो दैट्स वाई अब इस इंडोर्समेंट को जो यहाँ व्हाइट हाउस में बैठकर मोहम्मद बिन सलमान दे रहे हैं इब्राहिमिक अकॉर्ड्स को ज्वाइन करने के हवाले से, तो वो ऑब्वियसली सदर ट्रम्प की कंडीशंस उसमें ज्यादा हैं, और सही। उसमें वो कम है जो कि सऊदी अरबिया अवामी शायद राय देख उधर रहा है। अमेरिका में क्या है फैसल, ज़रा ये बताइएगा। हम सब जानते हैं कि जब अरब कंट्री में, ख़ासतौर पर सऊदी अरब ने जब अब्राहम अकॉर्ड साइन किया, सो मुस्लिम कंट्रीज़ की जानिब से तशवीश थी, क्योंकि इसमें इसराइल भी शामिल था। अब हम जब ये देखते हैं कि इस तरफ हम देख रहे हैं, जमाल खाशोगी का बार बार जिक्र किया जा रहा है, बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि जी अमेरिका को नहीं किसी और मुल्क को इस तरह से फंडिंग करनी चाहिए, या नहीं डिफेंस के लिहाज से किसी मुल्क को और ताकतवर करना चाहिए। क्या वहाँ पर इस हवाले से बातचीत हो रही है, क्या तनकीद भी हो रही है? सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का मामला इस वक्त तक मोहम्मद बिन सलमान का पीछा कर रहा है। सदर ट्रंप को सख्त सवालात का सामना रहा और इस पर उनकी एक टेलीविजन की सहाफ़ी के साथ सख्त जुमलों का इस्तेमाल जो है वो तबादला भी हुआ। अच्छा। अब जमाल खशोगी की अहलिया ने गुज़श्ता ही रोज़ इंटरव्यू दिया यहाँ एक अमरीकी टीवी को, और उन्होंने लिटरली इकरार किया कि उन्हें बड़ी तकलीफ होगी कि अगर सदर ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान को इस तरह से वेलकम करेंगे, बगैर उस अकाउंटेबिलिटी के, बगैर उस सारी तफसील के सामने लाने के, जो कि ज़ाहिर है कि अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA जमाल खशोगी के कत्ल के कुछ ही अरसे बाद फौरन सामने लांच की थी। तो सही। इस बारे में क्योंकि मैं व्हाइट हाउस के बाहर ही मौजूद था, तो मैंने देखा कि कुछ ट्रक्स वहाँ पर प्लेस किए गए थे। यहाँ दो तरह के मामला हैं। खशोगी का मामला सहाफ़ती आज़ादियों, इंसानी हुकूक, शहरी आज़ादियों के हवाले से रिलेट करके मोहम्मद बिन सलमान के कंडक्ट के हवाले से क्रिटिकली देखा जा रहा है। फिर 9/11 की विक्टिम फैमिलीज, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को देखी हैं, क्योंकि अलकायदा का जो किरदार था, जो उसामा बिन लादेन की बात थी, उसमें बाइडेन इंतजामिया के आखिरी साल में, क्योंकि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कुछ तफसीलात जारी की थी, उन सऊदी हुकाम की वीडियो जारी की थी जो 9/11 के हमलों से पहले सारी फिल्म बंदी कर रहे थे, और उनका ताल्लुक सऊदी ऑफिसर्स की हैसियत से सामने आया था। उसके बाद अमेरिका में ये राय मौजूद है कि सऊदी अरबिया का बहरहाल कोई ना कोई किरदार था। तो ये सवाल हुआ व्हाइट हाउस के अंदर कि 9/11 की फैमिलीज आपके बारे में बड़ा क्रिटिकल व्यू रखती है, और जमाल खशोगी का मामला, उस पर इंटरेस्टिंगली मोहम्मद बिन सलमान ने जो जवाब दिया, उन्होंने उसामा बिन लादेन का नाम लिया। उन्होंने ये करार दिया कि वो जो CIA की तहकीकात हैं, जो तफसीलात हैं, उसमें तो उसामा बिन लादेन को ऐसा शख्स दिखाया गया है जो सऊदियों को इस्तेमाल करता है। यानी उन्होंने CIA की फाइंडिंग्स तो 9/11 के हाल से जो अमरीकी प्रीव्यू है, उसको पूरी तरह से डिसआउन किया, रिजेक्ट किया, डिक्लाइन किया। अच्छा, अब अलबत्ता इसमें जमाल खशोगी का उन्होंने नाम नहीं लिया। बिल्कुल ठीक है फैसल, ये जो डिफेंस पैक्ट की बात हो रही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी ऑब्वियसली, इसको क्लियर भी अभी तक नहीं हुआ है, बस ये कि हो गया है साइन, जबकि ट्रंप की गुफ्तगू से ऐसा नहीं लगा कि यस देयर आर समथिंग इनटू इट। बट सऊदिया स्पेसिफिकली F-35 क्यों चाहता है? क्या सिग्निफिकेंस होगी इन F-35 लाइटनिंग लॉकहीड मार्टिन के सऊदिया के लिए? क्या करना चाहता है सऊदिया से? ऑब्वियसली जो रिसेंट एपिसोड हुआ हम सबके सामने कतर वाला, उसने इस चीज़ को मजीद पुख्ता किया कि सिक्योरिटी के लिए आप किसी पर रिलाई नहीं कर सकते। आप खुद से ही अपने बॉर्डर्स के, अपनी एरियल स्पेस के, अपने जियोग्राफी के जिम्मेदार हैं। यहाँ सिर्फ ये कहना कि इसराइल का एक प्रीव्यू मौजूद है मिडिल ईस्ट के अंदर, और इसराइल सबसे बड़ा अपोजिशन करता रहा है इस मामले में F-35 के हवाले से। और इस वक्त जब सदर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से एक रोज पहले F-35 की डील की अप्रूवल की बात की, तो उन्होंने कहा कि इसराइल के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उन्हें एड्रेस करेंगे। अब ज़ाहिर है इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस इसी सूरत में होंगे जब नॉर्मलाइजेशन होगी, और जब ऐसी इनेबलिंग सिचुएशन होगी जहाँ इसराइल को कम से कम सऊदी अरब से खतरा नहीं होगा, उस पर ऑब्वियसली काम हो रहा है। लेकिन सऊदी अरबिया को इसकी ज़रूरत क्यों है? तो रीजन में ईरान मौजूद है, ईरान बैक ग्रुप्स मौजूद हैं, यमन के साथ बहरहाल सऊदी अरब का एक सीज फायर है, लेकिन सऊदी अरबिया यमन के अंदर एक पोटेंशियल फ्यूचर थ्रेट देख रहा है। और
वो किसी सूरत इस चीज़ पर इक्तफा नहीं कर सकता कि अगर यमन के साथ कोई यूनाइटेड नेशन बैक्ड एक आर्जी जंगबंदी चल रही है तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगी और ईरान हमेशा से ही पीसफुली रहेगा। तो दैट्स वाई ये एक बहुत अहम डीप इंटरेस्ट है सऊदी अरबिया का कि वो अपने सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो अपने पास ही रखे। अगरचे ये अमरीकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम्प्लेक्स क्रिटिकल होगा, अमरीकी कंडीशन सख्त होगी, लेकिन वो इस टेक्नोलॉजी को अपनी ज़मीन पर चाह रखें और उन्हें पोटेंशियल थ्रेट ऑब्वियसली यमन की जानिब से है, ईरान की तरफ से है और ईरान बैक्ड ग्रुप की तरफ से है, जिसके लिए सऊदी अरबिया एक्स्ट्रा सेंसिटिव होकर इस मामले में डीपली रीजन का सबसे पावरफुल प्लेयर भी है सऊदी अरब। बहुत शुक्रिया फैसल, इस पर आप हमें डिटेल से आगाह करे थे एंड डेफिनेटली उसकी जो है रीजन में उसकी पार का मुंह बोलता सबूत बनेगी। एनीवेज, अब तो हमने ये बात कर ली कि रीजनल सिचुएशन क्या बनती जा रही है। फैसल, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या हो रही है पाकिस्तान में? मैं तो कहता हूँ लोकल सिचुएशन क्या। ओह एब्सोल्युटली, समझिए या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान के माबैन लोकल बॉडी यानी कि बल्दियाती निज़ाम और आइनी तरमीम पर लफ्जी जंग शिद्दत अख्तियार कर गई है। एमक्यूएम के वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को वार्निंग दी है कि अगर लोकल गवर्नमेंट तरमीम पर बात ना हुई तो 18वीं तरमीम खत्म और सिंध में नया सूबा बनाए जाने का इम्कान है। अच्छा, वो ये दावा कर रहे हैं कि मुजव्वज़ा तरमीम आने वाले महीनों में असम्बली में पेश की जाएगी और मंजूर भी होगी। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 27वीं आनी तरमीम के मौके पर उनके बिल को शामिल करने से इनकार किया है, हालांकि एमक्यूएम ने सिर्फ मकामी इख्तियारात की बात की थी भाई। और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन फिर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि सिंध को एमक्यूएम तकसीम करने का एजेंडा रखती है जो उनके बकौल नामुमकिन है। शर्जील मेमन ने कहा कि एमक्यूएम अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए नए सूबों की बात करती है। सिंध की दो अहम सियासी जमातों के दरमियान जो लफ्जी जंग है दरअसल तवील मुद्दती सियासी और आइनी जद्दोजहद की अक्कासी करता है। इस ताज़ा सियासी सूरत हाल पर बात कर हमारे पास मौजूद है वफाकी वज़ीर सेहत और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि सिंध की तकसीम का मामला पाकिस्तान की सियासत में एक हसास मौजू रहा है जो अब एक बार फिर सर उठा रहा है। एमक्यूएम की जानिब से 28वीं आनी तरमीम में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम शामिल की जाएंगी। आप इस बिल की कामयाबी के लिए कितने पुरुम्मीद हैं? मैं इस बिल की कामयाबी के लिए बहुत पुरुम्मीद हूँ, क्योंकि जो वो पाकिस्तान अब जिस नहज पर पहुँच गया है वहाँ पर ये बात वाज़ेह हो गई कि अब इस निज़ाम के तहत पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता, पाकिस्तान आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि सारा इख्तियार 18वीं तरमीम के बाद वफाक से निकलकर पाकिस्तान के चारों सूबों के दारुल खिलाफों में जाकर वज़ीर आला हाउस में जाकर पार्क हो गया है। ये इख्तियारात जो डिस्ट्रिक्ट, टाउन, तालुके, यूसीज में नहीं गए, लोगों के डोर स्टेप पे नहीं गए, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में हर शोबे में गिरावट हुई है। हेल्थ के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में, उसमें तमाम मेल न्यूट्रिशन के हवाले से, तमाम और जो दूसरे सोशल सेक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। आप देखें कराची जैसे शहर को का हशर क्या हो गया है, दुनिया की 4 बदतरीन रहने की जगह बन गई कराची। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है वो ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में प्योरली डिवॉल्व किस्म का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया जाए। एमक्यूएम के इस आइनी तरमीम की हिमायत पंजाब की पूरी असम्बली ने कर दी, वफाकी कैबिनेट ने कर दी, वज़ीर आज़म ने कर दी और लॉ एंड जस्टिस में बैठे हुए कमेटी के मेंबरान ने कर दी। इंशाअल्लाह ताला हम पीपल्स पार्टी को भी मना लेंगे। मुस्तफ़ा साहब, कल ही आपने देखा होगा शर्जील इनाम मेमन साहब का बयान भी आया है और वो ये बात कर रहे हैं कि ये कोई सूबा केक नहीं होता कि आप काट काट कर इसके हिस्से करते चले जाएं। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? वो शर्जील मेमन साहब के बयान को मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ। देखिए, हम तो सूबा बना नहीं चाहते, लेकिन हुकूक दे दें डिस्ट्रिक्ट को हुकूक दे देंगे तो सूबे की कोई बात नहीं करेगा। लेकिन अगर सूबे के तमाम अगर सूबे या सिंध सूबा या कोई भी सूबा लोगों को इख्तियारात और वसाइल देने के रास्ते में रुकावट बन जाएगा और वो गस्ब कर लेगा, तो फिर पाकिस्तान में सूबे बनाना भी आइन का हिस्सा है, कोई आइन से मारवा चीज़ नहीं है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता। मैंने तो ये बात की कि भाई जो लोग आने के ख़िलाफ़ हैं, जो लोग 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के ख़िलाफ़ हैं, उनको चाहिए कि वो हुकूक दे दें, एमक्यूएम के इस बिल की तायद करें, इख्तियारात इसी सूबे में रहते हुए वसाइल, इख्तियारात और वसाइल लोकल गवर्नमेंट को दे दें। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर सूबा नागुज़ीर है। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, शर्जील इनाम मेमन ने एमक्यूएम पर इल्ज़ाम लगाया है
कि वो सिंध को तकसीम करने का एजेंडा रखती है, जो इनके बकौल नामुमकिन है। एमक्यूएम अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए नए सूबों की बात करती है। पीपल्स पार्टी तो आपकी इत्तेहादी भी है ना मुस्तफा साहब, तो इस तरह की बयानबाजी की वजह क्या समझते हैं आप? well, देखिए, हम तो अपने हुकूक की बात करें, जो सूबों को इख्तियारात और वसाइल 18वीं तरमीम के बाद मिले हैं, वो सूबे नीचे डिस्ट्रिक्ट को और ताल्लुकों को और टाउन्स को नहीं दे रहे। जब तक ये नहीं देंगे हम ये बात करेंगे। और जो अगर सूबा इसकी राह में रुकावट होगा तो डेफिनेटली फिर हम कहेंगे भाई फिर सूबा अलग करो। तो सूबाई हुकूमत जो है वो ये इख्तियारात और वसाइल देते, क्योंकि अब इसके अलावा और हल नहीं है। और 10 सालों से ज़ायद हो गए और कराची का बहुत नुकसान हो गया। अब मज़ीद इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो आप हमारी आईनी तरमीम की हिमायत करें और या फिर जो है वो डेफिनेटली फिर लोग अपने हुकूक की बात करें। ठीक है मुस्तफा साहब, एमक्यूएम तमाम अहम तजावीज़ में वज़ीर आज़म से राबते में होती है। अब जो 28वीं तरमीम की बात की जा रही है, इस तरमीम के आने से एमक्यूएम की देरीना शिकायत दूर होने का इम्कान मौजूद है। इस हवाले से आपकी वज़ीर आज़म से कोई मुलाकात हुई है क्या? जी, मुझे बहुत इम्कान है इस एमक्यूएम के इंशाअल्लाह 28वीं तरमीम आएगी और ये एमक्यूएम की आईनी तरमीम का ये बिल इंशाअल्लाह पास होगा और लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इसमें अगर पीपल्स पार्टी ठंडे दिल से सोचे तो उसका फ़ायदा है। सिंध भर में उसकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट नाज़मीन को इख्तियारात और वसाइल दें। यकीनन जो है वो कराची हैदराबाद वो नहीं जीत सकते। जब भी एमक्यूएम हिस्सा लेगी, इलेक्शन में हिस्सा लेगी, एमक्यूएम जीतेगी। और पूरे पाकिस्तान का ये आईनी तरमीम बिल तो पूरे पाकिस्तान का है। तमाम पाकिस्तान को इख्तियारात और वसाइल नीचे मिलेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मुस्तफा साहब, वज़ीर आला सिंध समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी कहते हैं कि कराची जैसे शहर में मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए। कराची शहर के रेलवे मंसूबे के वफाक की हुकूमत की ज़रूरत पड़ेगी और उन्होंने इत्तेहादियों से भी ताउन की अपील की है। अब एमक्यूएम इस बयान को कैसे देखती है? नहीं, वज़ीर आला साहब को ये ऐलानात नहीं करने चाहिए और ये खबरें नहीं खबरनामा नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि वज़ीर आला साहब को ये काम कर लेने चाहिए, क्योंकि वो वज़ीर आला हैं और उनको सबसे ज़्यादा पैसे तो आजकल सूबों के पास हैं। वफाक तो पहले दिन ही जो है वो जब डिविजिबल पूल में पैसे देकर वो बैंकरप्ट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला 17 सालों से वज़ीर आला हैं। 17 साल बहुत होते हैं किसी शहर को या किसी सूबे को चेंज करने। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि कराची वाले हमेशा ये बात करते हैं कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली हो जाए, अमली तौर पर हो जाए, ताकि जो सड़कें और स्कूल्स की सूरत हाल, अस्पतालों की सूरत हाल है, उसे हम देख सकें वो किस तरह से बेहतर हो सकती है। इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो बात करेंगे उस बात की जो हम कल बात कर रहे थे, यानी कि जीतते जीतते हारे, हारे हारे जीते। एक ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। बाबर आज़म के दो। वेलकम बैक। सुबह सुबह सर्दियां और फिर गर्म नाश्ते और ट्रेंड्स के बारे में ना बात हो तो आई थिंक ये बड़ा अधूरा है। और अगर आपके साथ कोई फूड लवर बैठा हो तो उससे ना पूछा जाए तो नहीं, मुझे आप ये बार बार नाश्ते का कहकर सियासी नाश्ता ना चिपकाए करें प्लीज। आई एम नॉट चिपकाइंग यू एनी सियासी नाश्ता। मैं रियल टाइम खाने पीने की बात कर रही हूँ जनाब। आ रहा है? आ नहीं रहा है, हम देखने जा रहे हैं, वहाँ आ रहा है। तो आप मुझे कहाँ लेके जाएंगे फैसल पहले नाश्ते के लिए? सक्खर चलते हैं। बाय द वे आज है हलवा पूरी का मुकाबला। क्यों? तो वह है, अच्छा। हमने करवाया। तो 2 शहरों से पहले हम सक्खर का रुख करते हैं। शाहिद अली हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। भाई शाहिद, सक्खर की हलवा पूरी जो है वो कितनी मशहूर है और क्या कुछ खा रहे हैं, जरा दिखाइए, फिर जरा शेखुपुरा से मुकाबला करवाते हैं आपका। नाश्ता तो सुबह सुबह हर किसी के घर में बनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग जो है वो नाश्ता पसंद करते हैं सुबह सुबह बाहर होटल का। और अगर शक्कर की बात की जाए तो अब्बा की हलवा पूरी जो है वो इस पूरे इलाके में मशहूर है। लोग यहाँ आ रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है। नाश्ता तो हलवा पूरी का, हलवा पूरी मतलब उसके साथ साथ लवाजमात। आप देखें तो सही कैसी ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है। और आप देखें कि हलवा देखें कितना ज़ोरदार बना हुआ है। यहाँ पर इस वक्त लोग जो हैं वो आ रहे हैं और ये हलवा पूरी यहाँ भी खा रहे हैं और अपने घरों को भी लेके जा रहे हैं। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं अपने बच्चे के साथ यहाँ लेने। क्या हलवा पूरी का नाश्ता पसंद है? जी सर, बिल्कुल पसंद है। कभी कभी जो है हलवा पूरी का भी नाश्ता होना चाहिए। फिर घर वाले भी बोलते हैं, फिर छोटे बच्चों का भी पसंद है नाश्ता हलवा पूरी का, बोलते हैं बहुत अच्छा है, इसलिए हम लेने के लिए आते हैं। अच्छा है। आप बताओ, नाश्ता हलवा पूरी का अच्छा लगता है?
अच्छा लगता है। बच्चा जो है वो हैरान और परेशान है। आप देख लें कि इन्होंने हलवा पूरी और तमाम लवाजमात ले लिए हैं और अब ये रवानगी के लिए तैयार हैं। इसी तरह यहाँ लोग लाइन में मौजूद हैं, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से यहाँ गर्मा गर्म पूरियाँ बन रही हैं, हलवा भी मौजूद है, उसके साथ चने का सालन भी है, आलू का सालन भी है, तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, क्योंकि कभी कभी जो है वो घर के नाश्ते को छोड़कर हलवा पूरी का नाश्ता भी करना चाहिए। इसलिए डिटेल्स आप दे रहे थे। तो क्या आपने देख के सूंघा? उन्होंने कहा था कि आप देखें कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है, तो हम देख तो नहीं सकते, इमेजिन कर सकते हैं। ये धुआं यहाँ से उठता है और हो सकता है वो बच्चे वो हलवा पूरी वाला नहीं होता जो यहाँ से उठता है, बट एनीवेज उस बच्चे ने चुपके से हलवा पूरी का गरम निवाला रख लिया मुंह में, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा। मैं आपको लेके जा रही हूँ अब शेखुपुरा और देखते हैं कि यहाँ का सक्खर से कैसे हलवा पूरी डिफरेंट है। मुस्तफा खान, आप बताइए कैसे डिफरेंट है? जी बिल्कुल, मौसम के बदलते ही शहरियों ने अपने खाने के अंदाज भी जो है वो भी बदल लिए हैं। मैं मौजूद हूँ शेखुपुरा के इलाका जनाब पार्क में, जहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में शहरी अलग सुबह जो है यहाँ पर सुबह का नाश्ता करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हलवा पूड़ी का जो नाश्ता इसमें और उसके साथ साथ भटूरे जो है वो खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं, मैं ये नहीं जानते हैं कहना है। जी ब्रदर, क्या खरीदारी के लिए आए थे और कैसा लगता है आपको यहाँ का नाश्ता? जी सर, मैं जनाब पार्क में ये हलवा पूड़ी वाली दुकान पर आया हूँ और ये बहुत ही कदीमी दुकान है और इनका हलवा पूड़ी और इनके भटूरे और चने बहुत ही लजीज हैं और मज़ेदार हैं। जैसे मौसम चेंज हो गया, हम खुद भी ये अपने माँ बाप के साथ, अपने वालिद साहब के साथ आकर यहाँ से, बहुत पुरानी दुकान है और ये यहाँ से खाते रहे हैं और अब हम खुद अपने बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए हलवा पूड़ी, चने और सलाद वगैरह साथ लेके जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं ये कहना था कि अपने बड़ों को भी यहाँ पर कदीमी दुकान पर आते देखे और आज खुद वो यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए स्पेशली हलवा पूड़ी और भटूरे जो है वो खरीदारी करने के लिए यहाँ पर है और अपने घर लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया मुस्ता, हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तो हमने सूंघ कर और देख कर अपना नाश्ता कर लिया, बाकी गुजारा हम थोड़ा कॉफी से कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, गुजारा तो हो जाता अच्छा अगर हम अच्छे से जीत जाते कल। लेकिन मैंने क्या कहा था आपको कि ये पाकिस्तानी टीम है, भरोसा रखें इस पे कि ये कुछ भी कर सकती है। हर मैच को पैसा वसूल बना के ही रहेंगे। तो छोटा टोटल था, लेकिन कैसे आप टोटल छोटा छोड़ें, आगे टीम देखें। ये मत कीजिएगा कि हर इंटरनेशनल टीम को हम इक्वल, आप सलमान अली आगा नहीं बनिएगा कि हम हर किसी को उसी हिसाब से खेलते हैं। मसला ये है कि फालतू में एग्रेसिव हो रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ छोटे से टोटल के बावजूद भी पाकिस्तान ऐसे जीती है। That's what I am trying to put forward। कह रहा हूँ छोटे सा टोटल छोड़ें, आप ये देखें टीम कौन सी थी आगे, तो इसी से खेलना था ना। अभी क्या करते, जब आई है टीम थी। वही है सिचुएशन। तो भाई कल हुआ ये कि जब मैच का आगाज हुआ तो जिम्बाब्वे के प्लेयर्स ऐसा खेल रहे थे जैसे कि सामने जिम्बाब्वे के बॉलर्स ही बॉलिंग करा रहे थे, कोई खातिर में नहीं ला रहा था और 70 ऑड पार्टनरशिप कर दी पहले विकेट में। वो तो फिर भला हो दीगर बॉलर्स का, जिसमें साइम अयूब और दीगर आए, उन्होंने कुछ आउट करना दीगर बॉलर्स में साइम अयूब आए। हाँ नहीं, साइम अयूब और दीगर, क्योंकि साइम अयूब तो टॉप विकेट टेकर है ना हमारे। ठीक है, तो उसके बाद फिर मोहम्मद नवाज ने और बाकियों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई बॉलिंग में, तो बॉलिंग में हमने तो उनको खींच लिया। लेकिन फिर उसके बाद शुरू हुई एक हॉरर स्टोरी, एक खौफनाक कहानी, और वो थी पाकिस्तानी बल्लेबाजी की। एक के बाद एक पहला आउट, दूसरा आउट, बाबर आजम डक पे आउट हो गया। देखिए ये अच्छा हुआ, क्योंकि देखिए कल अगर बाबर स्कोर करते तो लोग क्या बोलते, अरे बाबर तो सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ बना दिया। बाबर ने कहा भाई मैं बड़ी टीमों के खिलाफ खेलता हूँ, श्रीलंका के खिलाफ मैं बाकी बच्चों को चांस देता हूँ कि वो परफॉर्म करें। और देखिए उन्होंने बाकी बच्चों को, जैसे कि फखर ने अच्छा कर लिया, कल 44 बना लिया उन्होंने। फिर उस बाद द गुड थिंग वाज कि उस्मान खान जो थे ही स्टेड टिल द एंड और उन्होंने एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई। एक तो क्रिकेट से जुड़ी है ये खबर, और दूसरी खबर ये कि कल एमर्जिंग एशिया कप जो राइजिंग स्टार हैं उन्होंने यूएई को हरा दिया। और ये राइजिंग स्टार जो है ना वो सिखा रहे हैं बड़ों को, जूनियर टीम सीनियर को सिखा रही है कि ऐसे खेलते हैं मिनोस के खिलाफ। फैसल, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी जो जूनियर टीम है ना वो कंसिस्टेंटली हमें अच्छा ही करके देती है। जब यही जूनियर्स आपकी सीनियर टीम के साथ आके खेलना शुरू होते हैं तो वहां पर असल में पता चलता है कि भैया क्या ऐसे फ्लॉज थे इनके क्रिकेटिंग स्टाइल में थे जिसकी वजह से ये आगे आके परफॉर्म नहीं कर पाए। इसीलिए फिर हम सुफियान मुकीम को जो है इंटरनेशनल खिला के और फिर दोबारा एमर्जिंग में ले आते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर अली। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना, शुगर में कमी होना और दिल की धड़कनों का बढ़ जाना, रफ्तार का ऊपर नीचे होना, ये एक क्रिकेट फैन के लिए आम बात है पाकिस्तान के। आपने भी कल यही सारी चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी पाकिस्तान के मैच में।
कह सकते हैं आप ऐसा ही था शायद, लेकिन मुझे पहले से यकीन था कि पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है बज़ाहिर और यकीनी तौर पर मजबूत है जिम्बाब्वे की टीम से। जिम्बाब्वे में ना तजर्बाकार भी हैं कुछ, और कुछ जो है उम्र रसीदा हैं, 40 साल के भी हैं, 38 साल के भी खेल रहे हैं। उसमें एक उनके बॉलर जो है वो 10 साल के बाद T20 क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनकी टीम जो है, लेकिन फिर भी देखिए उन्होंने कैसी तगड़ी टक्कर दी हमें, हम तो इस पर रो रहे हैं। जी बिल्कुल देखें, पाकिस्तानी टीम की खास बात है, अभी जैसे आप कह रहे थे फैसल, कि आसान चीज़ को जब तक मुश्किल हम ना बना लें तो वो मज़ा नहीं आता है। तो यही पाकिस्तानी टीम ने किया। बैटिंग जो है उसमें थोड़ी सी उन्होंने लापरवाही दिखाई। बाबर आजम जिस तरह आउट हुए, उनकी नज़र कहीं और थी, आंखें बॉल पर नहीं थी, उसी वजह से आउट हुए। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आप रिलैक्स होते हैं या केयरलेस होते हैं तो वो होती हैं। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इत्तफाक़ात का शिकार भी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी टीमें कम होती हैं। वो अचानक जो है कोलैप्स हो जाते हैं, अचानक जो है उनके बैटर्स जो हैं वो बैटिंग भूल जाते हैं, पहले मैच में सेंचुरी करते हैं। इसीलिए जावेद मियांदाद कहते हैं कि अब जो पाकिस्तान के बैटर्स हैं वो बैटिंग नहीं करते हैं, वो इत्तफाक़ात का शिकार होते हैं। आप एक मैच में सेंचुरी करते हैं, अगले में 0 बनाते हैं। इसका मतलब है कि कंसिस्टेंसी नहीं है आपके, उसमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान टीम कोचेस को और मैनेजमेंट को एक चीज़ समझना चाहिए, जिम्बाब्वे के खिलाफ जब ये हाल है तो T20 वर्ल्ड कप में अब सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, तो या 2.5 महीने रह गए हैं, फिर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दूसरी टीम इंडिया वगैरह होंगी। फिर आप क्या करेंगे जब आप एक छोटी सी टीम, कमज़ोर सी टीम के खिलाफ आपका ये हाल है? वैसे हमारा तो रिकॉर्ड है, हम अमेरिका से हार गए, हम ओमान से बड़ी मुश्किल से आपको ये लगता है कि ये हमारा बहुत पुराना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कोई? आप देखें, हम पहले जब बांग्लादेश बहुत कमज़ोर थी और हमारी स्टार स्टडेड टीम होती थी जिसमें वक़ार यूनिस भी थे, वसीम अकरम भी थे, तो भी हम एकदम से कुछ ऐसा कर देते थे कि किसी बहुत ही छोटी टीम से हार जाते थे। फिर बीच में शाहिद आफरीदी, यूनिस खान वाली टीम के साथ भी हमने ये देखा है मसला। अब आके ये टीम तो खैर किसी से भी हार सकती है और जीतने को किसी से भी जीत जाती है। तो आपको लगता है कि हमारा ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम भी है कि स्ट्रॉन्ग टीम के आगे हम पहले ही ढह जाते हैं और वीक टीम के आगे हम समझते हैं कि जी इनसे तो हम जीत ही जाएंगे, तो भी हम जो है टाइट करते हैं या हार जाते हैं? देखिए जी बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ उस वक्त होता है जब आप प्रोफेशनल नहीं होते, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है, संजीदा नहीं होते आप अपने गेम से। क्योंकि क्रिकेट जो है वो टीम गेम है, लेकिन टीम गेम के साथ उसमें इंडिविजुअल गेम भी है। हर आदमी का अपना एक इंडिविजुअल इंफरादी खेल है, उसमें जब आप संजीदा नहीं होते हैं। आपने माजी की बात की, माजी में ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन उस वक्त क्या था, कहा जाता फिक्सिंग हो गई, पैसे ले लिए, इस किस्म की बातें होती थी। अब ये वाली बातें तो अब नहीं हो पाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सबके ऊपर चेक है, लेकिन मिजाज नहीं बदला है। शायद हो सकता है अंदाज बदल गया हो हारने का, आज में वही चीज़ शामिल है। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना, चले हमने मिल बांट के बुराई तो कर ली सारी चीज़ें, कुछ पॉजिटिव्स अगर देखा जाए हैदर भाई, मोहम्मद नवाज तो मेरा मैच विनर है, एक बार कहा था बाबर ने, और अब नवाज ने जो कमबैक किया है, वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड क्रिकेटर। हम करते थे कि यार ये क्यों उसको आप खामखा ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसको एक रोल दिया गया और उसने बखूबी निभाया। और एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ मैच जिताना हो कि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जिताना हो विद बैट एंड बॉल, और अभी येस्टरडे भी, और इससे पहले साउथ अफ्रीका श्रीलंका की सीरीज में भी, तो नवाज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड क्रिकेटर। देखिए बिल्कुल, मोहम्मद नवाज जो है बड़े हैंडी क्रिकेटर हैं, शोएब मलिक की तरह। जैसे माजी में शोएब मलिक होते थे, बिल्कुल बिल्कुल उस वक्त जब सब नाकाम होते थे वो स्कोर कर जाते थे या बॉलिंग विकेटें ले जाते थे या फील्डिंग में, तो नवाज, 2 आदमियों ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया, नवाज ने भी और फ़हीम अशरफ ने भी। मैंने फ़हीम अशरफ में बज़ाहिर खुद बहुत तनकीद की है हमेशा, लेकिन पिछले 2 सीरीज से फ़हीम अशरफ ने काफ़ी उन्होंने डेवलप किया अपने आप को। इसी तरह मोहम्मद नवाज, हालांकि मोहम्मद नवाज अब उस फेस में आ गए जहाँ उनकी बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं है, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल की क्रिकेट है, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे या उनको निकाल दिया जाएगा, कोई उनको रिप्लेस कर लेगा। लेकिन अभी वो अपने टॉप पे आ गए। लेकिन मैं आपको एक बोलता हूँ कि जावेद मियांदाद, मैं हमेशा जावेद मियांदाद को कोट करता हूँ क्योंकि वो बातें हमेशा बड़ी अच्छी मज़े की करते हैं। वो कहते हैं क्रिकेटर तो बनता ही 30 साल के बाद है। वो कहते हैं क्रिकेट तो वही नवाज के साथ है कि जब उन्होंने 30 क्रॉस कर लिया तो वो बड़े क्रिकेटर बन गए। लेकिन सारी चीज़ें आप होते हुए एक सबसे अच्छी बात है कि अब पाकिस्तान का जो लेट मिडल ऑर्डर है वो भी परफॉर्म करने लगा है। माजी में 2-3 साल हमने देखा लेट मिडल ऑर्डर बिल्कुल ही जीरो था, रन नहीं कर पाता था, लेकिन अब मिडल ऑर्डर भी कर रहा है, लेट मिडल ऑर्डर भी कर रहा है,
और ओपनर्स जो है ओपनिंग स्लॉट में कर रहा है। लेकिन सबसे मुश्किल बात या ख़राब बात यह है कि जहाँ पे हमें मैच जीतना चाहिए वहाँ अक्सर हम हार जाते हैं। ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं है। हैदर भाई, लेट्स टॉक अबाउट हमारा यूएई का मैच जो हुआ। इमर्जिंग टीम हमारा बड़ा अच्छा कर रही है, इंडिया को हराया, कल बड़ा अच्छा किया। मेरे जहन में ओवर एंड ओवर यही बात आ रही है। हमारी अंडर-19 टीम ने एशिया कप पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, कई नाम हमने उससे निकाला, रसाइम को हमने वहाँ से निकाला, एक दो और नाम मैं ऐसे ले सकती हूँ। द पॉइंट इज वो टीम अच्छा करती है, लेकिन जब यही प्लेयर आपकी सीनियर्स की टीम में आते हैं तो फिर क्या होता है, बीच में ये गैप क्या है? देखिए, बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका, लेवल चेंज हो जाता है। देखिए, आप जब इंटरनेशनल लेवल पे, इस लेवल पे सीनियर्स में खेलते हैं, वहाँ पे आपके मुखालिफ टीमें जो है बड़ी कम्पैक्ट होकर आती हैं। अभी जो इमर्जिंग एशिया कप हो रहा है, इसमें पाकिस्तान टीम में 3 या 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट ऑलरेडी खेल चुके हैं और इरफान खान कैप्टन है। लेकिन दूसरी टीम जैसे इंडिया को हराया, इंडिया में कोई ऐसा प्लेयर नहीं जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो। उनके सारे वो हैं, उन्होंने ख्याल रखा कि 25 साल से ऊपर का दो, उसमें सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं जो IPL खेलते हैं, उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो IPL भी खेलता हो। हमारे जो है उसमें कम से कम 4-5 लड़के जो हैं वो PSL खेलता है। तो ये टीम बनाने, जैसे 6 साइड में हांगकांग गई थी, हमने अब्बास आफरीदी जैसे हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर को भेज दिया, और उसमें तो ये थोड़ा सा लेवल उस वक्त आप जब मुकाबिल आपका लेवल का नहीं होता है तो आप जीतते चले जाते, लेकिन जब आप नहीं हैदर भाई, इसमें मैं आप दोनों से एक रिस्पेक्टफुली डिफर करूं। आप वसीम जूनियर को मुस्तकिल आपने बाहर रखा, हालांकि शाहिन अफरीदी से बात हुई, उन्होंने कहा ये इंजर्ड रहते हैं। वसीम जूनियर को आपने बाहर रखा मुसलसल, आपने उसको रेगुलर स्पॉट नहीं दिया। आपने अब्बास अफरीदी को मुसलसल बाहर रखा, आपने उसको रेगुलर स्पॉट नहीं दिया। इरफान खान नियाज़ी ने ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म किया है, ऑस्ट्रेलिया में जाके, तो क्यों है वो इमर्जिंग में? और क्यों, मैं तो फिर कह रहा हूँ या अल्लाह शादाब खान के शर से इन बाकियों को बचा, क्योंकि शादाब खान डोमेस्टिक नहीं खेलते, सीधा कप्तान या वाइस कप्तान आके बनते हैं वो। सो ये है प्लेयर्स में नहीं है प्रॉब्लम उनको अपॉर्चुनिटी देने में। बिल्कुल, देखिए एडजस्ट करना पड़ता है आपको। आपके प्लेयर्स जो आप इरफान खान को आपने साउथ अफ्रीका में सीरीज खिलाई, और साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान टीम जब जैसे ही पाकिस्तान आई खेलने, वो ड्रॉप हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी में आपने उन्हें ड्रॉप कर दिया। यानी आप प्लेयर्स को जगह उस वक्त देते हैं वहाँ पे जहाँ मुश्किल होती है परफॉर्मेंस, और फिर वहाँ से दोबारा निकाल के भी अपने मनपसंद खिलाड़ी आ जाते हैं आपके, जिनको आप हमेशा रखना चाहते हैं, चाहे उनकी परफॉर्मेंस हो या ना हो। हारिस रऊफ में मैं हमेशा कहता हूँ कि अब उनकी बॉलिंग इस काबिल नहीं है, लेकिन वसीम को ड्रॉप कर करके उनको खिलाया जाता है। वसीम बड़े टैलेंटेड है, आपने वसीम की मिसाल दी, और ऐसे हमारे बहुत सारे प्लेयर हैं। लेकिन अब टाइम आ गया। देखिए, मैंने कल भी ये एक जगह बात की थी कि फ़खर जमान, उनका प्राइम टाइम ख़त्म हो चुका है, अब उनको छोड़ दीजिए। वो जो 30, 40, 35 रन कर रहे हैं, वो हो सकता है आपके कुछ काम आ रहे हो, लेकिन आगे देखिए, नासिर हुसैन इंग्लैंड के कैप्टन थे और उन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप में रिटायरमेंट ले ली थी जबकि वो 31 ईयर्स के थे। तो उनसे किसी ने पूछा आप तो अच्छा खेल रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा मुझे मसला अपने से नहीं बल्कि उन प्लेयर्स का ख्याल है जो मेरे पीछे आ रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल पा रही है। हाँ हैदर भाई, इस मॉरल लेवल तक पहुंचने में हमें बड़ा टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज वन दोस्तों। चले जी, फटाफट एक ब्रेक ले लो, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ तो हम हैं ना फिर अच्छा करेंगे। As we always say that। जनाब, तो बात कर लेते हैं ज़रा मौसम की ही। और जब हम मौसम की बात कर रहे हैं तो नेचुरली स्मॉग के बारे में हम सबसे पहले बात कर रहे होते हैं। जब तक सर्दी बढ़ती है तब तक स्मॉग के बारे में ज़रा और बात की जानी चाहिए। हर शहर की सूरत हाल एक दिन एक छोड़कर हम आपके साथ डिटेल्स शेयर कर रहे होते हैं। आज हमने चुना है मंडी बहाउद्दीन को, जहाँ ओवरऑल स्मॉग की सूरत हाल बदतरीन होती चली जा रही है। आलूदगी से लोगों को मुश्किलात हो रही हैं, और सुबह के या फिर शाम के जो औकात है, ऐसे में लोगों को स्मॉग ज़्यादा होने की वजह से गले में खांसी और इचिंग और ये सारी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद हम जानते अपने नुमाइंदे ज़हीर सियाल से। जी ज़हीर, बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों की तरह मंडी बहाउद्दीन शहर और उसके मुज़ाफ़ाती इलाके, जिनमें मलिकवाल, फाड़िया और पिंडी बहाउद्दीन शामिल हैं, कुछ सर्दी के साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग के शदीद असरात से दो चार हैं। स्मॉग ने मंडी बहाउद्दीन शहर की फ़ज़ा पर अपने राज कायम कर रखा है, जिसकी वजह से सुबह और शाम के औकात में सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ जाती है और शहरी सांस लेने में दुश्वारी का सामना करते हैं। माहिरीन के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन का जो फ़ज़ाई मियार है वो मुसलसल ख़राब होता जा रहा है, और मौजूदा जो आज का IQ लेवल है वो 210 तक जा पहुँचा है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दिया गया है।
तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्मोक के दौरान शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और बच्चे और बुजुर्ग जो शहरी हैं वो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। दूसरी जानब जिला इंतजामिया मंडी बहाउद्दीन और महकमा माहौलियात मंडी बहाउद्दीन की जानब से मौसर इकदाम न होने की वजह से शहरी आज भी स्मोक और फजाई आलूदगी के असरात से दो चार है। ठीक है। ज़हीर साहब हमें अपडेट कर रहे थे मंडी बहाउद्दीन से। अब ज़रा पाकपतन का रुख कर लेते हैं और वहाँ भी पिछले तकरीबन महीने से ये सिचुएशन है। तारिक हुसैन भट्टी, ज़रा बताइए पाकपतन में स्मॉग की क्या सिचुएशन है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकपतन शहर और गिरदो नवाह को भी शदीद स्मोग ने जो है वो अपनी लपेट में ले रखा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खतरनाक हद तक जा चुका है। लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें नाक, आंखों, गला और जिल्द की बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं। शहरी जो है वो शदीद अजियत का शिकार हैं। तो इसके साथ साथ जो महकमा माहौलियात है उनकी तरफ से कार्रवाइयाँ जो है वो भी जारी हैं। जो स्मोक फैलाने वाले भट्ठा जात हैं उनको भारी जुर्माने किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ भट्ठा जात को मसमार किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो फैक्ट्रीज़ हैं जो धुआं फैलाने वाली उनको भी भारी जुर्माने किए जा रहे हैं, मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। और जो ज़मींदार तबका है जो अपनी फसलों की बाकियात जला रहे हैं उनको भी भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। स्मोक से बचाव के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आगाही वाक जो है वो भी की जा रही है। शहरों में पॉम्पलेट भी तकसीम किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक हुसैन भट्टी। मौसम की सूरत हाल और ऐसे में शहरियों को स्मॉग की क्या दुश्वारी है आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इससे पहले हम बात कर रहे थे फ्यू सेगमेंट्स अगो कि किस तरह से नीचे तक इख्तियारात होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी। और कराची में अगर ऐसी बात की जाए तो मेरे ख्याल में लोग उससे रिलेट कर ही लेते हैं, क्योंकि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बहुत सारे इकदाम की ज़रूरत है। हम तनकीद तो बहुत करते हैं लेकिन कुछ चीज़ें जिनकी तारीफ भी बनती है। और कराची वालों के लिए बड़ी बात ये है और बड़ी खबर ये है कि हुकूमत सिंध ने ये ऐलान किया है कि आइंदा हफ्ते से शहर में डबल डेकर बसें और नई इलेक्ट्रिक ईवी बसें सड़कों पर शुरू हो जाएंगी। नजर ये वाली डबल डेकर बसें, आई थॉट कि वैसे जो हमारी मिनी बसें हैं वो डबल डेकर तो बना के चल ही रहे होते हैं ना, नीचे भी होते हैं और छत पे भी बिठाए होते हैं, बट ये हकीकी मानों में डबल डेकर। जी 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 अच्छा, तो आप ये कहना चाह रही है हकीकी डबल डेकर है? यस एक्चुअली, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हम लोग हमेशा ये बात कर रहे होते हैं कराची के लिए कि कराची एक बड़ा शहर है और ऐसे में पब्लिक जो ट्रैफिक फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद नहीं है और पब्लिक बसेस होनी चाहिए ताकि पब्लिक बस सर्विस से लोगों को सस्ते जो है वो सवारी मिल सके। सादिया जावेद, स्पोक्स पर्सन फॉर पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद है। वेरी गुड मॉर्निंग मैम टू यू। हमें अच्छा लग रहा है, आज एक और अच्छे इनिशिएटिव के लिए आपको हम वेलकम करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ तो आपसे चाहते हैं कि ज़रा हमें डिटेल्स मिल जाएं कि कितनी बसेस होने जा रही हैं, कौन कौन से रूट्स होने जा रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। कराची वो पहला शहर था जिसने ईवी बसेस, पिंक बस सर्विस पाकिस्तान में दी थी और अब ईवी बसेस के रूट्स बढ़ाए जा रहे हैं और ईवी बसेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। ऑलरेडी कराची में ईवी बसेस चलती थी लेकिन वो उसके बहुत मखसूस से 1-2 रूट्स थे, उनको इन्हांस किया जा रहा है और गाड़ियों की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। कोई 500 के करीब इस साल के आखिर तक बसेस जो हैं वो सिंध हुकूमत की आ जाएंगी, जो सिंध के मुख्तलिफ शहरों में चलेंगी। जो डबल टेकर की बात है, डबल टेकर इस वक्त शाराए फैसल पर चलेगी। जब वो लॉन्च की जाएगी अगले हफ्ते वो कराची पोर्ट पर आ जाएगी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कि उसको किस दिन लॉन्च करना है। वो शाराए फैसल पे चलेगी और उसका जो किराया कल जो मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की है उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वही तजवीज़ किया है जो पीपल बस सर्विस का किराया है। तो वही तजवीज़ किया गया है ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल हो और वो उसको इस्तेमाल कर सके। अच्छा, तो सादिया साहिबा फिर मैं ये समझूँ बिकॉज मैं और सादिया बात कर रहे थे तो वी वर लाइक कि यार लाहौर में चलते हैं ना टूरिज्म पर्पस के लिए, तो ये या कमर्शियल पर्पस के लिए चल रही होंगी और ये सिर्फ अभी फिलहाल शाराए फैसल कवर कर रही होगी, मैं राइट? जी अभी ये शाराए फैसल, क्योंकि जो बसेस आ रही हैं उनकी तादाद कम है, शहर बहुत बड़ा है और आपको पता है इसलिए ये अभी शाराए फैसल पे पहला जो रूट है जो लॉन्च किया जा रहा है डबल टेकर बस सर्विस का, वो कमर्शियल है। दुनिया में डबल बस टेकर्स जो हैं वो आपकी बात
बात सही है, टूरिस्ट के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये कराची में कमर्शियल पर्पसेस के लिए अच्छा इस्तेमाल सादिया साहिबा, एक कंप्लेन है जो कराची वालों से, चूंकि हमारा रिलेशन भी रहता है, हम कवर भी कर रहे होते हैं, वो ये है कि इस वक्त पीपल्स बस सर्विस भी है, इस वक्त ग्रीन लाइन मंसूबा भी कराची में चल रहा है, इस वक्त पिंक बस सर्विस भी चल रही है और अब ये डबल डेकर भी आ जाएगी। प्रॉब्लम इज ये सारे कराची को सारी बसेस मिलके भी कवर नहीं कर पा रही हैं। यानी ये जो पब्लिक बस सर्विस है ये हर उस शहरी के लिए जो कि नहीं चाहता कि वो बाइक पे सफ़र करे और वो सस्ता सफ़र करे, अच्छी गाड़ियों में सफ़र करे, ये उसके लिए अवेलेबल नहीं है। ये रेंज कब तक पीपल्स पार्टी बढ़ा पाएगी? देखिए, इस साल के आखिर तक मैंने आपको बताया कि 500 मजीद बसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के फ्लीट में शामिल हो जाएगा। इसी तरह अगले साल बजट से पहले जो मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट स्पीच में कमिटमेंट किया है कि मज़ीद बसेस जो हैं वो कराची में नंबर, बिल्कुल आपकी बात सही है कि कराची की पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, वो उसके मुकाबले में ये बस सर्विस कम है। इसीलिए हम सिंध गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है कि जल्द अज जल्द रेड लाइन, जिसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ भी है, लेकिन वो जाहिर सी बात है जब तामीराती काम होते हैं तो आवाम को तकलीफ होती है, लेकिन जल्द अज जल्द वो मंसूबा भी मुकम्मल हो ताकि लोगों को जो है इसी तरह येलो लाइन का मंसूबे को भी शुरू करने के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इंतजाम कर रहा है कि उसको भी जल्द अज जल्द शुरू किया जाए ताकि कराची की जो ट्रांसपोर्ट का इशू है उसको कवर किया जा सके। सादिया साहिबा, दिस इज ऑब्वियसली अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, डबल डेकर बसेस एंड ऑल। यू नो व्हाट, हम यही बात करते हैं कि एक आउटलुक भी होता है शहर का, एक एस्थेटिक सेंस भी होता है ना, वो कराची में बड़ा मिसिंग है। बट इससे एक नई चीज़ जो है वो एक नई रूप होती तो जा रही है शहर कराची की खूबसूरती में। एक चीज़ आपके तवज्जुह से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, सर्कुलर रेलवे पे बड़ी लेदे हुई चली, बड़े रूट्स का इशू हुआ, लेकिन वो उस तरीके से आपको भी पता है कि उतनी कामयाब नहीं हो सकी। क्या मुस्तकबिल करीब में हम देखेंगे कोई रेलवे प्लान, कोई मेट्रो टाइप चीज़? इज देयर एनीथिंग गोइंग ऑन? देखें, कराची का मेट्रो ट्रेन का सर्वे ऑलरेडी एक 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत फेडरल में भी थी वो आया था, और फिर वो जाहिर सी बात है कि वो उस वक़्त तो सर्वे हुआ था, मंसूबा पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका। लेकिन अभी जब रिसेंटली प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने चाइना का विजिट किया था तो आपने देखा था कि उन्होंने उनकी ये जो बुलेट ट्रेन्स और ट्रेन्स की जो कंपनी थी सबसे बड़ी, उसका विजिट भी किया था और एक ट्रेन में सफ़र भी किया था। तो वो एक मुआहदा करके आए हैं जो कि कराची और सिंध के बाकी शहरों को, जैसे कराची टू हैदराबाद को कनेक्ट करने के लिए उस मंसूबे को जो है वो इनिशियल स्टेजेस में है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब का ये जो लास्ट दौरा था उसमें उस पर बात हुई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उस पर काम कर रही है। बहुत जल्द कराची वाले जो हैं ये भी खुशखबरी सुनेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छोटा सा जो एस्थेटिक सेंस का पॉइंट उठाया है फैसल ने, हमें कराची की दीवारों पर हम देखते हैं तो एस्थेटिक सेंस की जगह डिसअपॉइंटमेंट होती है। आई रियली वॉन्ट के जहाँ दीवारें नज़र आ रही हैं वहाँ यहाँ तो बिल्कुल वो साफ़ हो सके। आप भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। ग्रीनरी हमें दोबारा, हमने अपने चाइल्डहुड में उतनी आबादी नहीं थी कराची में, लेकिन हमने बहुत जगहों पर ग्रीनरी देखी है। उसके बाद हम कराची को कंक्रीट का जंगल बनता हुआ देख रहे हैं। ओब्वियसली ये वो बसेस हैं जो हर शहर की, आप थाईलैंड में जाएँ, दुबई में जाएँ, ये उनकी शान होती हैं, साफ़ सुथरी AC वाली बसें। बिल्कुल आपकी बात सही है। मेयर कराची जहाँ तक ये दीवारों पर लिखाई, वो जो इश्तिहारात, बैनर्स, उनको हटवाने के आए बगाहे ऑर्डर देते रहते हैं और इस पे काफ़ी सख्ती भी करते हैं। साथ में जहाँ आपने ग्रीनरी की बात की है, देखिए गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी तो है कि कराची को ग्रीन एंड क्लीन सिटी बनाए, लेकिन मेरी और आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि हम सब
सबको मिलकर जब फरवरी के महीने में शजरकारी का महीना जो शुरू होगा, जब स्प्रिंग आएगा, तो हम सबको भी मिलकर इस शहर हरा भरा करने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अगर हम एक एक दरख्त भी डोनेट करें और लगाएं तो मेरा ख्याल से शहर के इन्वायरमेंट पे, जो कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी बीमारियां और चीज़ें हैं, वो भी ख़त्म होगा। लेकिन आपकी बात सही है, और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से आप देखेंगे कि कराची में बेहतरी आए। होपफुली बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहबा, इट वाज अ वंडरफुल टाइम ऑन द शो। और यू नो व्हाट सादिया, एक सिर्फ चीज़ रह गई और हम ऑफ द रिकॉर्ड सादिया साहबा के पास ये सजेशन भिजवा भी देंगे कि शहरियों से एक्सपेक्ट करने के बजाय क्यों ना शहरियों को हुकूमत इन्वॉल्व कर सके। और एक्चुअली मैं बीज तो लगाना चाहती हूँ लेकिन कहाँ लगा उसके लिए जगह भी होनी चाहिए। वेल, टेकिंग अ लिटिल बिट ब्रेक, सी आफ्टर दिस। एक बार ढेर खुशामदीद, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और हम जो थोड़े से बिजी थे, बिजी हो गए अपने ब्रेन को यूज करने में। क्योंकि हमें मिला है एक चैलेंज। जब आपके बराबर में बैठा हो एक चैंपियन तो आपका दिल करता है कि आप भी जरा अपने दिमाग की उस सर्विस को इस्तेमाल करें जिसे हम जैसे लोग तो कम ही इस्तेमाल करते हैं। बट वी हैव सम चैंपियंस। ये अपने बारे में बात कर रही हैं। ये हैं वो लेटर्स और बेसिकली ये क्या है, दिस इज, इसको मैं फरसी में क्या कहूँगा, इसको मैं स्क्रैबल। ये है स्क्रैबल बोर्ड और इस स्क्रैबल पे मैं और सादिया अपनी तबाजमाई करेंगे। लेकिन इस बोर्ड के चैंपियन, दे मैं तुम्हारा ये लें आप, ये रहा आपका स्क्रैबल बोर्ड, देयर यू गो। और ये रहे इसके वर्ड्स, यहाँ से वर्ड्स बनते रहेंगे। और इस बोर्ड के चैंपियन आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वसीम खत्री, जिन्होंने घाना में खेली गई वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाई और कांसी का तमगा जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। विदाउट फर्दर अडू लेट अस इंट्रोड्यूस वसीम खत्री। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। आपके लिए ये चैलेंज होगा कि दो हम जैसे बिल्कुल नूक्स जिनको कहते हैं वो खेलने जा रहे हैं उस गेम को जिसके आप चैंपियन हैं। हमने एक छोटा सा मैच अपने लिए सेट किया है। मैं एक सवाल थ्रो करूंगी, बाय द टाइम यू आर आंसरिंग अस मैं कोशिश करूंगी कि उसके बीच में कोई एक लफ्ज यहाँ पर बना पाऊँ इन 7 लेटर्स से। अच्छा, मेरा पहला सवाल, वी एज अ लेमैन डोंट अंडरस्टैंड स्क्रैबल दैट अ लॉट, या ये कि वो चैंपियनशिप्स किस तरह से काम करती है। तो मुझे ज़रा बताएं कि कितने ममालिक की रिप्रेजेंटेशन थी वहाँ पर और कितने प्लेयर्स को हराने के बाद आप इस लेवल तक पहुँचे दैट यू कुड विन कांसी का तमगा। एक्चुअली वहाँ पे 200 ममालिक के लोग थे और जिसमें जो है 28 कंट्रीज़ खेल रहे थे, 200 लोग थे, 200 पीपल। एंड आई प्लेड 4 days 32 गेम्स, जिसमें मैंने 22 मैचेस जीते। डिफरेंट ममालिक के हर राउंड में डिफरेंट मुल्क का कोई प्लेयर होता था, जैसे नाइजीरिया हो गया, उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियन नाइजर रिचर्ड फ्रॉम न्यूजीलैंड, इसको मैंने हराया था, और इन राउंड मैचेस। और आई प्लेड फ्रॉम सिंगापुर, मतलब कि डिफरेंट हर राउंड में डिफरेंट अपोनेंट, डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। तो आफ्टर विनिंग 22 गेम्स आई फिनिश 3rd। आई कुड हैव बीन द फाइनल्स, मगर सिर्फ मार्जिन जो था स्प्रेड, जो सेकंड था उसके भी 22 विन्स थे, बट उसका थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैं फाइनल में नहीं पहुंच पाया। आई फिनिश 3rd इन द वर्ल्ड और टोटल ऑफ 120 प्लेयर्स थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करूँगा कि इसके लिए क्या आपको वो ज़्यादा याद होनी चाहिए, रट्टे मारते हैं प्लेयर्स, या फिर इट्स अबाउट टेक्निक, ये क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। यू नीड टू हैव गुड वोकैबुलरी, जिसकी हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, कि वी नीड टू लर्न मिलियंस ऑफ वर्ड्स। और इसकी स्क्रैबल विशेष होती है कॉलेंस, और उसमें बाकी टेक्निक्स होती हैं, एंड गेम, मिड एंड गेम, और स्टार्ट कैसे करना है, किस तरह अपोनेंट की आपको टर्न ब्लॉक करनी है। तो वो सारी टेक्निक्स होती हैं जो हम खेल के हम सीखते हैं। मैंने अपना वर्ड बना लिया। अच्छा, मेरे जहन में ये बात आई थी कि
ऑब्वियसली पाकिस्तान में इसका रुझान अब बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बचपन में तो हमने देखा, इन माई चाइल्डहुड आई जस्ट सॉ पाकिस्तान से उतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं रहती थी। बच्चे जो ओवर द एज ऑफ 12 ईयर्स या 8 ईयर्स थे, उनके अंदर ये रुझान था कि ख़रीदा और खेल लिया, बट टू कम्पीट इट ऑन एन इंटरनेशनल लेवल हमने एक कह लें कि एक सफ़र तो तय किया है, लेकिन हमें यहाँ तक पहुँचने में भी काफ़ी टाइम लगा है। about 10 साल तो हमें लगे हैं एक अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ मेरा अपनी समझ है, मेरा ओपिनियन है। हाउ फार हैव वी एक्चुअली कम पिछले 10 सालों में टू अचीव अ लॉट और लेस इन स्क्रैबल? माशाल्लाह से हमारी यूथ जो टीम है, हम हर साल पाकिस्तान रिप्रेजेंट करते हैं। अंडर 18 वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है और हम उसके बाकायदा 5 बार वर्ल्ड चैम्पियन हैं, यूथ चैम्पियन हैं हम। और हमारी प्रोग्राम जो है इंटर स्कूल से स्टार्ट होता है। एंड आई एम आल्सो एज अ स्क्रैबल इंस्ट्रक्टर इन अ स्कूल, HHS स्कूल सिस्टम, जहाँ पे मैं 7000 बच्चों को स्क्रैबल सिखाता हूँ। और वही जो है स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे हर साल compete करते हैं। और हमारी एसोसिएशन है बाकायदा, वेयर वी प्ले एवरी वंस इन अ मंथ। तो वहाँ पे हम बाकायदा बच्चों को ट्रेन करते हैं एंड देन वी ग्रूम देम ओवर देयर। और माशाल्लाह से पाकिस्तान एवरी ईयर इन द यूथ एंड नाउ इन द एडल्ट लेवल, एंड आई रिसेंटली फिनिश 3rd। तो अब इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का नाम और रोशन करेंगे इसमें। All right, and meanwhile मैंने भी वर्ड बना, the word is OR और। अच्छा जनाब, जैसे कि आपने बात की कि इतने सारे कंट्रीज़ आए थे, कैसा कंपटीशन देते हैं और हु आर द कंट्रीज़, विच आर द कंट्रीज़ जो कि जिनके पास से बड़े टफ प्लेयर्स आते हैं? नाइजीरिया, ऑब्वियसली दे हैव अ वेरी गुड प्लेयर्स। एंड फ्रॉम न्यूजीलैंड नाइजर रिचर्ड, वो एक्चुअली नॉट ओनली इन इंग्लिश चैम्पियन, वो स्पेनिश में भी जीतता है वो। और वो फ्रेंच में भी जीतता है। Oh my God. और उसकी एक्चुअली कहा जाता है उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, मतलब कि वंस ही रीड द बुक ही कैन टेल कि उसकी मीनिंग क्या है, एवरीथिंग। तो उससे मैंने उसको हराया था इन द राउंड मैचेस। तो और ही इज़ नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड। और आपके इस बार जो चैंपियन बने वो कनाडा के एडम लोगान हैं, उनको भी उनसे ही मेरा कम्पीट हुआ था। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट बाय 10 पॉइंट्स उनसे। तो बाकी कंट्रीज़ में अफ्रीकन आर डूइंग इट वेरी वेल। एशिया में पाकिस्तान इज करंटली ऑन द टॉप अमंग द थाईलैंड। इंडिया नहीं है ना टॉप पे? नहीं, इंडिया को हमने हराया। ये बात सर, स्क्रैबल में वी आर फार अहेड फ्रॉम इंडिया। दैट्स अ ग्रेट थिंग। अच्छा भाई, तो मैंने बना ली 4। या आई सॉ दैट। अच्छा, मेरे जहन में ये बताएं, एक सवाल ये है, यूजुअली हम ये कहते हैं कि जी हमें बहुत सारे, आमतौर पर जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हमारे पास आते हैं, एथलीट्स आते हैं, मेंटल गेम्स हो या फिर फिजिकल गेम्स हो, एक स्ट्रगल जो स्पॉन्सरशिप की रहती है, एक बैकिंग की रहती है, एक ये कि आपके जो चैनल्स हैं या आपका जो मीडिया है उस पर कितनी कवरेज मिल पाती है किसी भी इवेंट को। सो क्या यही स्ट्रगल्स स्क्रैबल में भी है? जी बिल्कुल, बहुत है। हम यू कैन नॉट इमेजिन कि जो हमने ट्रिप किया है, हम 5 लोग थे टीम, जिसमें तारिक साहब भी थे, मैं था। तो वी कम्प्लीटली पेड आवर ओन एक्सपेंसेस। हमने टिकट से लेके अकोमोडेशन, होटल, हमने सब अपना खर्च करके गए थे। और हम वहाँ पे भी पाकिस्तान में हम लॉन्च करके हैं। सो ये हर इवेंट में ऐसा होता है कि हम बहुत मुश्किल से, हमें स्पॉन्सरशिप, कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइवेट इदारे जो है वो स्पॉन्सर कर देते हैं, बट वी डोंट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी वेयर। सो इट्स वेरी, से भी होता है एसोसिएशन हमें बहुत वीज़ाज वगैरह में बहुत बैकअप करती है, बट इंडिविजुअल जहाँ भी हमें इवेंट खेलना होता है तो हम अपने एक्सपेंस पे जाते हैं। और वो ये होता है कि हम वहाँ पे जीतते हैं तो हमारा एक्सपेंस कवर हो जाता है, अदरवाइज। अच्छा, I have a question. Why it's the word? Can I go ahead and ask the question? अच्छा, अच्छा, क्या ये दूसरे ममालिक, एशियन कंट्रीज़ की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ अगर मैं थाईलैंड की, इंडिया की बात कर लूँ, और जो ममालिक इसमें कंपटीशन में कम्पीट करने के लिए आते हैं, उसके मुकाबले में पाकिस्तान से आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? उनकी फंडिंग हो गई, उनका स्पॉन्सरशिप हो गया, उनके टीम मेंबर्स हो गए, उनके कोचेज़ हो गए। होता ये है कि स्क्रैबल में इंटरनेशनल जो प्लेयर्स जो खेल रहे होते हैं वो तकरीबन मोस्ट लाइकली होता है कि वो ज़्यादातर अपनी फंडिंग करके ट्रैवल करते हैं। बट कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं, जैसे थाईलैंड है, वो बाकायदा वहाँ पे इंटरनेशनल, वो उनके करिकुलम में शामिल है स्क्रैबल, बिकॉज दे लर्न द लैंग्वेज थ्रू, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू स्क्रैबल। तो वो उनके इन एवरी, थ्रू एक नाइजीरिया एंड एक थाईलैंड। और हम नाउ पाकिस्तान इज़ आल्सो डूइंग द सेम, जिसमें स्क्रैबल जो है वो स्कूल के थ्रू बाकायदा बच्चों को टीच किया है, तो ताकि उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, उनकी अच्छी वोकैब हो, उनकी अच्छी स्पेलिंग हो,
क्रिटिकल थिंकिंग में अच्छे हों, तो हम ये कोशिश करें कि जितने ज़्यादा स्कूल्स में हम इंट्रोड्यूस करवा सकें, हम वी आर डूइंग इट। ऑल राइट, सो ये हमने एक नई चीज़ सीखी है कि दूसरे ममालिक में अंग्रेज़ी जो है वो स्क्रैबल के थ्रू सिखाई जा रही होती है। इसकी वजह से प्रॉबेबली एक तो अंग्रेज़ी अच्छी हो जाती है, दूसरा ये कि दे आर मे बी प्रोड्यूसिंग मोर प्लेयर्स ऑलरेडी मेनी वर्ल्ड चैंपियंस, नाइजीरिया हैव मेनी वर्ल्ड चैंपियंस, थाईलैंड हैव मेनी वर्ल्ड चैंपियंस। तो क्योंकि दे स्टार्टेड अ लॉन्ग वे अगो, पाकिस्तान ने भी स्टार्ट किया है। 10 हमारी years अप्रोच शायद डिफरेंट है कंपैरेटिवली, बट ये है कि वी नीड टू वर्क मोर हार्डर, और इंशाल्लाह ये कि वी विल डू मोर इन द फ्यूचर। अच्छा, ये हमने जो करना था वो कर दिया इसके साथ। दिस वाज एस सपोज्ड टू बी, व्हाट इज दिस वर्ड बाय द वे? एक्रोनिम्स भी आ सकते हैं ना। के इस 2 लेटर में वैलिड नहीं होता। अरे यार देखें, लेकिन काफ से कच्ची होती है, के काफ से कच्ची। नहीं एक मिनट, ये जो वर्ड है ना, मैंने रील्स बनाया था, फैसल ने यहाँ से जो नीचे के जोड़ दिया, उसके बाद ये रील्स क्या वर्ड बनता है? ये ऐसे जोड़ते हुए चलता है जी, और ये ऐसा आपने खुद ही बना लिया है। बिकॉज ये मेरे पास एक बोनस तो इसको आपने ब्लॉक है। यस, ये एडवांटेज होता है, ये आपकी लक होती है जिसके पास ये आ जाए। ऐसा है जी, बिल्कुल। इसको ब्लैंक यूज होता है, इसको आप कुछ भी लेटर बना सकते हैं। इसको कहते क्या है? इट्स अ ब्लैंक टाइल। ब्लैंक टाइल। 2 इन दिस बैग। सी हाउ लकी आई एम, दिस हैज 2 और मुझे 1 मिल गया। Well, I won. I declare myself a winner. Okay, आप कप लाएं, इनको दे दें। मैं बल्कि ये सादिया जीत गई हैं, आप अपना ये खुद आप चैंपियन है इसकी। तो थैंक यू सो मच वसीम भाई, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। वंडरफुल टू सेलिब्रेट यू, प्लीज कीप विनिंग। थैंक यू सो मच। तो जनाब, ये थे वसीम खत्री और सादिया जो है वो छोटा सा ये मैच तो जीत चुकी हैं, लेकिन ज़िंदगी में कहा जाता है कि यू हैव टू वेक अप डेली, यू हैव टू विन डेली। और ऐसे ही एक सुपरस्टार के जिन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है, कहा ही जाता है कि अरे ये तो एक्टिंग कर रहा है, बट व्हेन यू पुट योर हार्ट एंड सोल टू इट, टू द लेवल के आप अपने स्टंट्स खुद से करना शुरू हो जाएं, टू द लेवल के कभी आप जहाज से लटक जाएं, टू द लेवल के कभी आप हाई क्लिफ से कूदें और पैराशूट खोल लें, टू द लेवल के आप बुर्ज खलीफा चढ़ जाएं। बड़ी बात ये है फैसल, ही चूज दिस, ही चोज एवरी टाइम। वो चूज करते हैं इन स्टंट्स को कि वो खुद करना चाहते हैं। ये कोई वीआर नहीं है। एब्सोल्युटली। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये खातीन के तो हार्ट थ्रोब हैं ही, लेकिन ये लड़कों को भी उनके स्टंट्स की वजह से बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। एंड ही इज ऑब्वियसली अ हार्ट विनर। हम बात कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, टॉम क्रूज की। उनके 45 साल शानदार फिल्मी सफर के एतराफ में उनको पहला ऑस्कर मिल चुका है, लेकिन ये एक एजाजी ऑस्कर है जो कि उनको दिया गया है लॉस एंजलिस में होने वाले जो सालाना गवर्नर्स अवार्ड थे, उस तकरीब में इनको ये अवार्ड पेश किया गया। और उनकी एक्टिंग स्किल्स को, उनके स्टंट स्किल्स को पजराई मिली और सब ने उनको स्टैंडिंग अवेशन भी दिया। और तालियां बजाता रहा, हॉल गूंजता रहा इतनी देर तक, उनको तालियां बजती रही। इट वाज डेफिनेटली हार्ट वार्मिंग एंड ओवरवेलमिंग। एक वक्त था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मुश्किलात दरपेश आ रही थी, यूएसएफ को, यूएस नेवी को अपनी रिक्रूटमेंट में। उस वक्त टॉप गन आई, मैं पुरानी वाले की बात कर रहा हूँ, और उस टॉप गन के पोस्टर्स हर सिनेमा जिसमें स्क्रीनिंग हुई थी उसके बाहर लगाए गए, एंड उसने मोटिवेट किया, जिससे मुझे अपने पाकिस्तान में सुनहरे दिन और ABC अल्फा ब्रावो चार्ली याद आते हैं। सो व्हाट अ रिमार्केबल, so 4-time Oscar nominated, but winning it for the first time, actually being given honorary. But what a pleasure to see a person getting this big award, जिसको आपने सालों साल से फैन की तरह फॉलो किया। And with that we are going to take a break. कैसा? वेलकम बैक। आजकल जिससे पूछो कैसा चल रहा है भाई, बोलेगा यार सब कुछ ठीक है, बस डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में तेज़ी से फैलती हुई अब ये बीमारी बन चुका है ये, जो हर साल तकरीबन 28 करोड़ अफराद को मुतासर करता है। बिल्कुल, और दवाएं भी मौजूद हैं इस हवाले से, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैसे तो दवाएं क्या, डॉक्टर्स और काउंसलिंग का ही रुझान नहीं है, लेकिन क्या इन दवाओं को इस्तेमाल करके इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और इन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से क्या आपको कोई भी मेडिकेशन ज़्यादा किसी और बीमारी की तरफ आपको ये ले जाते हैं, तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ तो मौजूद हैं। पाकिस्तानी तलबा की एक टीम ने एक निहायत शानदार और महफूज और जदीद जो है वो इजाद की है, और उसका नाम है एंटी डिप्रेसेंट गॉगल्स। ओके, ड्रग फ्री डिवाइस ऑब्वियसली, और अब ये कैसे कम करती है, क्या करती है, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ अपैरेटस इज दिस? ये तैयार हो चुका है, प्रोटोटाइप है, और कॉस्टिंग वगैरह क्या आई है, इस सब पे ज़रा सादिया लेट्स टॉक नाउ।
यस, और बहुत अरसे से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान में अक्सर हम सेलिब्रेशन तो करते हैं, लेकिन इस तरह की सेलिब्रेशन जहाँ पर हमारी अपनी इन्वेंशंस हो वो हमें कम कम ही नज़र आती हैं, और इसीलिए हम ऐसे लोगों को इनकरेज करने के लिए अपने शो में बुलाते हैं ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि पाकिस्तान में भी ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि इस तरह की इन्वेंशंस कर रहे हैं, और ये नई इन्वेंशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद टैलेंट को एक दफ़ा फिर से हाईलाइट करती हैं। तो नेहा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं होनहार महा भी, उनसे भी बात करेंगे। महा रमज़ान और नेहा को वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू बोथ। थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे बताएं महा एंड नेहा, ये एंटी डिप्रेसेंट गॉगल्स का दिमाग में आया कहाँ से? क्या कोई आसपास बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कह रहे थे भाई मैं तो बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं तो बड़ा डिप्रेस्ड रहता हूँ? आप लोग स्टूडेंट्स हैं ना, जी, तो फिर डिप्रेशन तो होगी। बहुत कॉमन मसला है, हर दूसरे पर्सन को हमारे पास स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, और छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस है, और छोटी से हमारे पास बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज़ होता है। तो जैसे पेपर का स्ट्रेस है। हम लोग जिस फील्ड के अंदर हैं, हम लोग फार्मेसी फील्ड में हैं, और हम लोग शुरू से ये देख रहे थे कि जो इनकी मेडिकेशंस हैं वो काफ़ी हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स रखती हैं। तो इन चीज़ों को लोगों को बचाने के लिए, उन साइड इफ़ेक्ट से लोगों को जो है वो बचाने के लिए हम लोगों ने इन एंटी डिप्रेसेंट गॉगल्स, और हमारी जो स्पेसिफिकली एक मेडिकल डिवाइस है, हमने उस पर काम किया कि एक महफूज इलाज हम लोगों को अच्छा, बेसिकली फार्मा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने जो फार्मा कंपनी वालों के पेट पे लात मारने की भरपूर कोशिश की है। ओके, जरा मुझे बताएं, सो दिस हैज अ लिटिल बैटरी हियर, और आई सी ये भी है, सो आप मुझे जरा इंट्रोड्यूस तो करवाएं कि इसमें ये सब क्या है। बेसिकली हमारे पास गॉगल्स में हमारे पास 3 सेंसर्स पे काम हो रहा है। दैट इज बैटरी, ब्लू लाइट है, ये हमारे पास विजुअल थेरेपी दे रही है, ये हमारे पास ब्लूटूथ है जो कनेक्टेड है, ये हमारे पास ऑडियो थेरेपी है, एंड दिस वन इज द हमारे पास अरोमा थेरेपी के लिए, ये अरोमा थेरेपी के लिए। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को ये जरा दिखाना चाहूंगी ताकि वो क्लोजली इसे देख सकें। व्यूअर को दिखाने की क्या जरूरत है? इफ आई कैन हैव लेट्स हाँ, आई विल वेयर इट एज वेल, लेकिन ये है वो बैटरी जिसकी वजह से ये ब्लू लाइट्स ऑन हो रही है। अच्छा, क्या ये अल्ट्रावायलेट लाइट्स कहलाती हैं? व्हाट आर दीज? ये किस तरह से एक प्रोटोटाइप है, बट हमारे पास कुछ मेडिकेटेड लाइट्स भी मौजूद होती हैं जो कि ब्लू लाइट्स की फॉर्म में होती हैं, जो कि सर्काडियन रिदम पर काम कर रही होती हैं। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने तो इनके अंदर यूवी लाइट्स का इस्तेमाल नहीं किया, बट जब हम इनके ऊपर फर्दर काम करेंगे, प्रोटोटाइप आगे जाएंगे, तो उसके ऊपर डेफिनेटली इस तरह की मेडिकेटेड लाइट्स यूज हो सकती हैं। लाइट्स की वजह से आपको सर्काडियन रिदम बेहतर होती है। सर्काडियन रिदम का काम है हमारी बॉडी के अंदर स्लीप साइकिल को रेगुलेट करना। और हमारे स्ट्रेस के पेशेंट्स का मेन मसला ये होता है कि हम लोगों को नींद नहीं आती, स्लीप साइकिल उनका प्रॉपर नहीं होता, तो फिर आप जो हम मेडिसिन ले रहे होते हैं बेसिकली वो हमारे पास सिडेटिव की तरफ भी जा रही होती हैं। ऑलराइट, तो और ये है, यहाँ से ऑडियो आती है। इफ आई कैन शो इट वन मोर टाइम, ये जो है ये एयर बफ्स है, ये देख रहे हैं, ये आपके कानों में यहाँ से आवाज़ होगी, आएगी। यस, आई विल। इतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिली कि पहन के देखे, आई विल वेयर इट, बट आई वांट टू शो इट टू माय ऑडियंस। और ये लास्ट है, यहाँ से इसमें अरोमा है। अरोमा किस चीज़ का है? मीनवाइल आई एम गोना वेयर इट। बेसिकली हमने इसमें लेवेंडर यूज़ किया जो साइंटिफिकली प्रूवन है हमारे पास स्ट्रेस रिलीफ के लिए और मूड एनहांस करता है। 1 2 3 गो। टड़ा टड़ा। वाओ, द फैक्ट दैट आई लुक फाइन। हाँ, ये आप इंसान को अपना आप अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों ने ट्राई कर लिया है, दैट इज व्हाई इसका एंगल थोड़ा खराब हो गया है। लेकिन किस तरह से मैं लगूंगी? डू आई लुक ओके? अच्छा, मैं कैन आई स्लीप विद दिस? नो, यू कांट स्लीप विद दिस, बिकॉज जो ब्लू लाइट्स होती है ना, आप कोई भी लाइट यूज़ करें तो ज़्यादा उस लाइट का इस्तेमाल आपकी आइज़ के ऊपर डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट कितनी देर में पहना रहूं इसको? तो 15 to 13 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन योर 2 मिनट तो पहन के रखें, कुछ तो डिप्रेशन कम हो। नहीं है, अगर आपको कम करना है तो इसको पहनिए। ये तो बोलने वाला बोलता है ना, मुझे डिप्रेशन नहीं है, डॉक्टर भी आपको बोलेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि मानते ही नहीं है कि हमराज होते हैं, वो डिनायल में जरूर होते हैं। तो आप नहीं करें डिनायल। अरोमा किस तरह से मुझे हेल्प करेगा? अरोमा में हमारे पास जैसे बहुत से आपने ऑयल्स देखे होंगे, कैंडल से भी थेरेपीज़ हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये बेसिकली हमने इसमें लेवेंडर यूज़ किया। जैसे अगर आप इनहेल करेंगे तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू आपको अरोमा आएगा। सक्सेस रेट क्या है इसका? आप लोगों ने इसको कितने ट्रायल्स किए हैं अभी? तो क्योंकि एक ये स्टूडेंट बेस्ड प्रोजेक्ट था, हमारी यूनिवर्सिटी में एक क्लब है हमारा, कराची यूनिवर्सिटी फार्मेसी साइंस क्लब, वो इस तरह के अरेंज करवाता है प्रोजेक्ट्स, राइट? तो हम लोगों ने वहाँ पे ये प्रेजेंट किया। तो हमारा इसके ऊपर अभी जो ट्रायल है वो एक स्टूडेंट बेस्ड ट्रायल ही रहा,
बट येस हमें वैलिडेशन इसकी करवानी है, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर डिप्रेशन के पेशेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा, हमें प्रॉपर उनके ट्रायल करवाने पड़ेंगे, वो अभी हमें। इज इट वर्केबल फॉर डिप्रेस्ड पेशेंट्स ओनली? क्योंकि देखिए देयर आर, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो बहुत सारी ग्रेडेशन है। लोगों को सिर्फ स्ट्रेस भी होता है, डिप्रेशन मुझे ऐसा लगता है एक बहुत आगे की सतह पर जाकर आता है, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं, ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी है और दीगर, तो ये उन सब में भी हेल्प करता है। ये बेसिकली एक इस तरह का आप इनको ना प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे भी ले सकते हैं, बिकॉज हमने ये मॉडरेट पेशेंट्स के लिए बनाया है। जो सीवियर डिप्रेस पेशेंट्स होते हैं डेफिनेटली वो मेडिकेशंस की तरफ जाएंगे, बट वो पेशेंट्स हमारे पास, जैसे मैंने बताया था पहले भी, कि मर्ज़ की तशख़ीस जो होती है ना डिप्रेशन में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जिन लोगों को ये पता है कि वो डिप्रेशन है और वो मेडिकेशंस की तरफ नहीं जाना चाहते, तो और वो सीवियर डिप्रेशन के मरीज़ भी नहीं बनना चाहते, तो वो ये एंटी डिप्रेशन गॉगल्स वेयर करके अपने डिप्रेशन को मॉडरेट लेवल पे क्योर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मुझे है डिप्रेशन तो ही मैं करूं। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए भी आप ओवर थिंकिंग वो जब आपका मूड अपलिफ्ट कर दे, मूड अपलिफ्ट कर सकता है। अच्छा, आई कैन सी दीज टू एयरबड्स इन इट। आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड टू नो कि इसमें ऑडियो आती है, क्या ऑडियो आती है? आप अपने फ़ोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लें और इट्स अप टू यू, जो भी आप म्यूज़िक पैटर्न सुनना चाहते हैं। हमारे पास स्ट्रेस रिलीविंग म्यूज़िक पैटर्न्स भी होते हैं, आप उन पे जाना चाह रही हैं, आप सूर्य रहमान पे जाना चाह रही हैं, तो इट्स अप टू यू। अच्छा, तो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकते हैं बेसिकली, सो दैट्स हाउ ये इसके एयरबड्स हैं जो कि एक्चुअली आपको हेल्प भी कर सकते हैं। जनाब, You want to try? No, I'm perfectly fine. मुझे है स्ट्रेस, मैं इसमें ये नहीं करता हूँ, बट ओके। अच्छा, व्हाट इफ के ये अप्रूव हो जाता है एंड ऑल, सिंस इट इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट, तो थोड़ी बहुत तो लागत आई होगी ना इसमें, तो फिर अभी जितनी लागत आई है, फिर आप इसको फिनिशिंग प्रोडक्ट की तरफ लेके जाएंगे, थोड़ी सी और इसमें एस्थेटिक सेंस भी ऐड करेंगे एंड ऑल। एक बंदा अपनी दवा छोड़ के अगर चश्मा इस्तेमाल करे तो उसको कितने का फटका लग सकता है, या फिर वो कितने के फटका लगने से बच सकता है? जो मेडिकेशंस होती है ना, अगर आप उनकी बात करें तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म होती हैं, एंड स्पेशली जब आप डिप्रेशन की बात करते हैं। और अगर हम बात करें डिप्रेशन की मेडिकेशंस की, तो वो प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस होती हैं, विदाउट द डॉक्टर कंसेंट आप उनको ले भी नहीं सकते। सो फॉर दैट patient have to pay for the doctor consultation as well as for the medications। मगर अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पास ये विदाउट आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए एज अ प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे भी आप इनको वेयर कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं। एंड वन टाइम इस पर इन्वेस्टमेंट है, आप एक दफ़ा इनको इन्वेस्ट कर अगर एसेंशियल ऑयल आपको चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अदर देन दैट, आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि हमने इसको ट्राई करना है ऑन द पेशेंट्स बेसिकली, सो हाउ अबाउट यू ट्राई फ्रॉम द डिपार्टमेंट? ये हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हो, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जिन्होंने अपने टीचर्स को डिप्रेस किया हो, तो आप उनको भी कर देखें, इसमें फ़ायदा है ना। वो टीचर्स अगर उनका डिप्रेशन हल हो गया, फिर आपके मार्क्स ही मार्क्स हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक इसका रिस्पांस कैसा आया है? ऑब्वियसली वी हैव सीन यू, आपको कवर भी किया जा रहा है, बट प्रैक्टिकलिटी की तरफ आते हैं। हाउ हैज़ बिन द रिस्पांस? क्या आपसे किसी ने रब्ता किया है जो इस पर काम करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर? अभी तो फ़िलहाल हम लोग इसी अप्रोच में है कि कोई इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ आकर इस चीज़ के ऊपर कोलैबोरेट करें, बट स्टिल हम लोगों की जो वी आर वर्किंग ऑन दैट। साथ ही साथ इसकी वैलिडेशन पे हमें काम करना है। इसको अगर हमें वैलिडेट हमें सबसे पहले करवाना पड़ेगा टू ब्रिंग इट ऑन द मार्केट में लाने से पहले इसकी वैलिडेशन के ऊपर एक पूरा प्रोसेस का काम है, तो वो अभी हमारी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भी इस पर काम होगा। दुनिया में कहीं और इस तरह की कोई चीज़ काम हुआ है बट इंडिविजुअली एक सेंसस पे काम किया है हमने। इस पर 3 सेंसस पे काम किया है, 3 in 1 है। देखिए, विजुअल है, ऑडियो है और हमारे पास अरोमा है। 3 सेंसस पे हमने इसमें काम किया है। हुआ होगा बट हमने और अब इसमें सिचुएशन ये है कि ये इकट्ठे तीनों सेंसस को सूट कर रहा होगा, या फिर मेरे पास इसके साथ ये मार्जिन है कि लाइक इफ़ आई वांट तो मैं इसको सिर्फ अपने सेंसरी उसके लिए करूं, जी बिल्कुल। अगर मैं चाहूं तो सिर्फ ऑल्फैक्टरी के लिए करूं, या फिर अगर मैं चाहूं तो जस्ट मैं तीनों को भी कर सकता हूं, अलग अलग भी कर सकता हूं। इसमें ये ऑप्शन है मेरे पास? बिल्कुल, इसमें ये ऑप्शन है। अगर आप विजुअल नहीं चाह रहे तो आप बैटरी से लाइट्स ऑफ कर दें। अगर आप ब्लूटूथ नहीं चाह रहे, आप साउंड थेरेपी नहीं चाह रहे, तो आप इसको एयरबड्स को अपलिफ्ट कर दें, आपकी इरिटेशन भी नहीं होगी। एंड द थर्ड इज़ अरोमा। आप ये हमारे पास कार्टिलेज रीफिल हो सकती है, आप इसको निकाल सकते हैं।
तो हमारे पास। ओके, तो आप दोनों को आप बहुत शुक्रिया आने का, और थैंक यू फॉर इन्वेंटिंग दिस एंड मेकिंग इट मोर इनोवेटिव देन अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। आई एम श्योर आप इस अच्छी सी प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं अच्छे से मार्केट कर सके और इसकी पज़ीराई भी आप और आपको मिल सके, सो दैट उन लोगों के लिए जो कि अपना स्ट्रेस रिलीज़ करना चाहते हैं, एक बेटर स्लीप चाहते हैं, बेटर लिविंग चाहते हैं, उनको इससे कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि क्योंकि आज दुनिया भर में मेंस डे है तो इसलिए हम स्ट्रेस के बाद ख़ास तौर पे ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये मजाक की बात एक तरफ, कई मरतबा ऐसा होता है कि एक ऐसा ये मौका है आज का दिन कि जहाँ मर्द की जो ख़ानदानी माशरती जो माशी किरदार है उसको उजागर ये करता है। साथ ही अदर थिंग इज़ के येस इमोशनली ड्रिवन ख़ातीन ज़्यादा होती हैं, एंड बट आई डोंट एग्री टू इट। ये सोचा जाता है कि क्योंकि मर्द स्ट्रॉन्ग है, द स्टीरियोटिपिकल, मर्द को दर्द नहीं होता है, तो और मर्द रो नहीं सकता। और इससे सबसे बुरी बात मुझे ये भी लगती है कि जब कोई बच्चा है वो बचपन में रोता कहता है यार ये तुम क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो, हाँ, तो दोनों जेंडर्स को हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आई हैव अ लॉट टू से। मेरी अपनी अपब्रिंगिंग में अगर देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैन, चाहे वो मेरे डैड होंगे, मेरे भाई होंगे, मेरे फ्रेंड्स होंगे, मेरे उस्ताद होंगे, हु हैव डन अ ग्रेट रोल इन अपब्रिंगिंग मी, और ऐसे ही फैसल की ज़िंदगी में बहुत सारी ख़वातीन होंगी जिन्होंने अपना रोल प्ले किया होगा फैसल को अपब्रिंग करने में, और इसी तरह से हमारी सोसाइटी काम करती है। मर्द और औरत दोनों के दिमाग लगे हुए हैं, दोनों की फ़िज़िकल नीड्स हैं, दोनों की मेंटल नीड्स हैं, तो किसी एक डब्बे में किसी भी एक जेंडर को बंद कर देना इंतहाई गलत होता है। मुझे ऐसा लगता है औरतों को और मर्दों को इक्वली एक ही साथ उनकी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल नीड्स के साथ हमें जो है वो रेस करना चाहिए, और इसके लिए बहुत सारी आगाही मुहिम भी हो रही है, लेकिन पहले समझें कि मर्द भी उतना ही इंसान है जितनी औरत, और औरत भी उतना ही इंसान है जितना मर्द। सो टू ऑल द मेन के जो काम करते हैं, किसी भी तरीके से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, चाहे वो आप कॉर्पोरेट हैं, चाहे उस्ताद हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन हैं, या फिर आप घर में अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, या फिर आप वो छल्ली बेचने वाले रेडी बान हैं, आप सबको हैप्पी मेंस डे। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।